हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सामर्थ शिक्षा में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है, ये जो 100 क्वेश्चन का वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर भरोसा है कि इस वीडियो से, इस 100 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मैच करेंगे, एग्जैक्ट सेम मैच करेंगे, ठीक है। और इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कॉन्सेप्ट को समझने में भी। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कंप्यूटर का जो आप समझ सकते हैं। इवन आपको पूरा सीरीज मिलेगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, जिससे आप किसी भी एग्जाम में पूछे गए किसी भी कंप्यूटर के सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग वगैरह जो करता है वो कौन करता है, या विश्लेषण वगैरह कौन करता है, या कोई निर्णय लेने का काम कौन सा भाग करता है। तो हमको पता है कि कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है उसके 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है एएलयू, दूसरा भाग है सीयू और तीसरा भाग है एमयू, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दूसरा है मेमोरी यूनिट और तीसरा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा वो सही आंसर होगा। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है अमेरिकन लॉ यूनिट, ये तो गलत ही है क्योंकि ये तो कोई भाग भी नहीं होता। मेमोरी यूनिट, ये भी गलत है क्योंकि मेमोरी यूनिट सीपीयू का एक भाग है, लेकिन मेमोरी यूनिट कभी भी इस तरह का कोई काम, डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का कोई काम नहीं करता, नहीं कैलकुलेशन का काम करता है ये। अमेरिकन लॉजिक यूनिट, ये तो पूरी तरीके से गलत है। तो ये ऑप्शंस पूरे गलत हैं। मेमोरी यूनिट भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो हमें ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है इसका वो ए हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो अर्थमेटिक यानी जोड़ घटाव गुना भाग वाला काम ये करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको पता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे हुए दूसरे यंत्रों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? यानी मदरबोर्ड पे हम लोग जानते हैं कि सीपीयू के अंदर जो हम लोग देखते हैं कैबिनेट, उसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है और मदरबोर्ड के ऊपर ही सीपीयू लगा होता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, और उसके अलावा लगभग सारे डिवाइसेस वहीं से कनेक्टेड होते हैं। तो इन सभी को आपस में कौन जोड़ता है? तो पहला इसका ऑप्शन है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट होगा क्या? इनपुट यूनिट गलत ऑप्शन है क्योंकि इनपुट यूनिट कभी भी मदरबोर्ड पे डिवाइसेस को जोड़ने का काम नहीं करता है। सिस्टम बस, ये सही आंसर है इसका। और भी आगे के ऑप्शन देखते हैं। एएलयू, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये सीपीयू का एक कंपोनेंट है जो ये कभी भी मदरबोर्ड पे एक दूसरे को जोड़ने का काम नहीं करता है। प्राइमरी मेमोरी, ये तो मेमोरी है, ये भी कभी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो सिस्टम बस है ये सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम बस का काम क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो सिस्टम बस इस तरीके का एक आर्किटेक्चर है जिससे सारे डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये बिल्कुल हमारे घर के वायरिंग की तरह है, जहाँ पे मेन फेज लाइन घर के चारों ओर घूमती है और जहाँ पे हमें बल्ब लगाना होता है वहाँ पे हम उसी तार का यूज करके बल्ब लगा लेते हैं। वैसे ही ये एक मेन वायर होता है गया हुआ पूरे कंप्यूटर में, और उसी से बाकी सब कुछ कनेक्टेड होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है। यानी सीपीयू का वह भाग, सीपीयू में कौन सा ऐसा भाग है जो बाकी सब को नियंत्रित करने का काम करता है? तो सीपीयू में कौन कौन सा भाग होता है? अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे एएलयू, सीयू और एमयू, और वहां पे जो कंट्रोल यूनिट यानी सीयू होता है वो ये सारा काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम सारा सीयू करता है। तो सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। बाकी का जो ऑप्शन है जैसे मदरबोर्ड कभी भी समन्वय का काम नहीं करता। एक बोर्ड होता है जिससे सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये होता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन का काम नहीं करता, ये कैलकुलेशन का काम करता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल यूनिट हमारा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिन्हात्मक डेटा यानी अल्फा न्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या होता है? नाम से ही अल्फाबेट और नंबर्स। तो अंकों का, सिर्फ अंकों का नहीं होता, अक्षरों का सिर्फ अक्षरों का नहीं होता, चिन्हों का, ऐसा नहीं कि सिर्फ चिन्हों का हो, ये भी गलत ऑप्शन है। उपयुक्त सभी का, ये सही ऑप्शन होगा क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल होता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा
इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? प्रोसेस द्वारा किस चीज को कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो डेटा होता है, डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा को। ठीक है, नंबर को नहीं, इनपुट का नहीं, प्रोसेसर का नहीं। इनपुट का हो सकता था, समझिए, अगर जो इनपुट हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो कहीं ना कहीं एक डेटा ही होता है। तो अगर ये डेटा नहीं होता तो हम इनपुट का, अगर ये ऑप्शन होता है इनपुट को, तो इसको हम सही ऑप्शन मानते, सही आंसर मानते। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट जब आंसर है डेटा, तो हम उसको ही सही बोलेंगे, वही उसी को हम लोग टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण है, ये हम लोग चलिए देखते हैं। कंप्यूटर का गुण कौन सा है? उच्च गति, ये कंप्यूटर का गुण है। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। त्रुटि रहित कार्य, बिल्कुल ठीक। मशीन है तो ये बिल्कुल किसी भी तरह का कोई गलती नहीं करता। गोपनीयता, सिक्योरिटी रखता है ना। अगर आप किसी को पासवर्ड वगैरह लगा दिए हैं तो उसको और कोई नहीं देख पाएगा। उपयुक्त सभी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, CAD, कैड संक्षिप्त नाम है। किसका संक्षिप्त नाम है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है कैड का? तो जो कैड होता है उसका होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि ये देखेंगे कॉमन एडेड डिजाइन, ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन, ये भी गलत है। कम्युनिकेशन, ये भी गलत है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? कंप्यूटर माउस की जो खोज है उसको डगलस एंजलबर्ट ने किया था। डगलस एंजलबर्ट ने ही माउस की खोज की थी, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी किस चीज के लिए पेरिफेरल इक्विपमेंट या पेरिफेरल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए कि कंप्यूटर से जुड़े हुए जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। पहला है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े गए किसी डिवाइस के लिए, ये सही ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है कि कंप्यूटर के साथ कोई भी डिवाइस जो जुड़ा होता है उसको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। दूसरा बोला कि बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने घर में भी एक दो कंप्यूटर के साथ जो लगाते हो वो भी पेरिफेरल डिवाइसेस ही हैं। प्रोग्राम कलेक्शन के लिए ये भी गलत है। कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए ये भी गलत है। कार्यालय के दूसरे उपकरण के लिए बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े गए किसी भी डिवाइस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आप जो देख रहे हैं इनमें से किसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस है? शुरू से देखते हैं। स्कैनर, ये गलत हो गया क्योंकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे कीबोर्ड, ये भी गलत हो गया क्योंकि जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, ये सही ऑप्शन है। प्रिंटर और मॉनिटर, ये बिल्कुल ठीक है। ये तीनों का तीनों जो है वो आउटपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, यानी कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है, जैसे ये स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, इसका जो अगर हमको आकार मापना हो तो हम लोग इस तरीके से मापते हैं और इसको डायगोनल कहा जाता है। इसमें देखते हैं कि सही ऑप्शन क्या है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको मापने के लिए हम लोग जिगजैग का यूज नहीं करते, क्षैतिज का यूज नहीं करते, वर्टिकली का भी यूज नहीं करते, डायगोनली का यूज करते हैं, है ना। इस तरीके से इन दोनों कोने का जो माप है उसको हम लोग मापते हैं और इसको डायगोनल बोला जाता है। तो ये माप हम लोग देखते हैं, जो हम लोग देते हैं 32 इंच, 36 इंच, 43 इंचेस या 65 इंचेस, तो ये सारा कुछ जो हम लोग देखते हैं ये इस तरह से डायगोनल मापा जाता है। तो इसका जो साइज होता है वो डायगोनली मापा जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस डेटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। ये कौन करता है? ऑप्शन है स्पीच इनपुट हार्डवेयर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टॉकिंग सॉफ्टवेयर, ऐसा भी कुछ नहीं है। टॉकिंग सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया वैसे जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं और वो हमें वॉइस देता है, तो ये भी सही चीज़ नहीं है क्योंकि इसमें पूछा गया है कि वॉइस को टेक्स्ट में जो कन्वर्ट करता है ना, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। इस नाम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। एडोब रीडर, ये भी गलत है क्योंकि एडोब रीडर एक तरह का सॉफ्टवेयर है, पीडीएफ रीडर है, इसीलिए ये सही ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जो स्पीच को रिकॉग्नाइज करे, हम लोग जो बोल रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करे और उसको टेक्स्ट में बदल दे, उसको स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है?
यानी कि कौन सा इसमें से पॉइंटिंग और ड्राइंग का डिवाइस है। तो पहला हम लोग देखें कि माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसे हम लोग ड्राइंग भी कर पाते हैं, जैसे पेंट वगैरह में ड्राइंग कर पाते हैं माउस के सहारे से। स्कैनर गलत ऑप्शन है, स्कैनर के थ्रू हम लोग कोई ड्राइंग नहीं कर पाते और ना ही पॉइंटिंग कर पाते। प्रिंटर भी किसी तरह का कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, CD रोम एक तरह का मेमोरी है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कीबोर्ड से भी हम किसी तरह का कोई पॉइंटिंग नहीं कर पाते, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, माउस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रैकबॉल उदाहरण है। ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? चलिए देखते हैं ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है। प्रोग्रामिंग डिवाइस का, ये गलत ऑप्शन है, कभी भी प्रोग्रामिंग डिवाइस ये हो ही नहीं सकता। पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैकबॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, तो माउस की तरह ही ट्रैकबॉल का भी इस्तेमाल होता है, तो ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, तो ये सही ऑप्शन होगा। आगे और भी देखते हैं। आउटपुट डिवाइस बिल्कुल गलत, ये कोई आउटपुट डिवाइस जो है वो नहीं है, ट्रैकबॉल कभी भी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर डिवाइस गलत ऑप्शन है। प्रिंटिंग डिवाइस ये भी गलत ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस के दाएं बटन यानी राइट बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। अगर हम माउस के राइट बटन पे क्लिक करते हैं, हमें पता है कि माउस में दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट से क्या होता है और लेफ्ट से क्या होता है। अगर हम लेफ्ट बटन को प्रेस करें, जैसे ये माउस है, इसमें दो बटन्स होते हैं और बीच में व्हील होता है, तो जो लेफ्ट वाला बटन है और जो राइट वाला बटन है, इन दोनों के अलग अलग काम है। लेफ्ट वाले का काम है सेलेक्ट करना, जबकि जो राइट वाला काम है उसका काम है जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके मेन्यूज को निकालना, उसके ऑप्शंस को निकालना, ऑप्शंस को दिखाना। ठीक है, ऑप्शंस जो है उनको दिखाना। तो यहां पे चलिए देखते हैं कि इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है। पहला है वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, ये गलत ऑप्शन है। दोनों का काम कभी भी सेम नहीं, अगर होता तो बटन्स दिए ही क्यों होते। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एक विशेष मेन्यू आता है, ये सही लग रहा है। अगला भी देखते हैं, कुछ नहीं होता, गलत ऑप्शन है। दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अगर बटन होता है तो क्लिक हो ही सकता है। कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, एक विशेष मेन्यू। एक तरह का मेन्यू आता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड एक मेन्यू आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी कि MICR जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर का प्राथमिक उपयोग करता है। कौन इसका प्राथमिक उपयोग करता है, इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है। तो जो MICR है, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स है, वो इस्तेमाल होते हैं किसमें। मैग्नेटिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है चेक्स में, और चेक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बैंक्स में। इसी वजह से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बैंक होगा। इनका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो बैंक में ही किया जाता है, इन सभी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सा इनपुट डिवाइस होता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं कि कौन सा होता है। इनमें से पहला है ट्रैकबॉल, ये गलत ऑप्शन है। ट्रैकबॉल का बहुत सारे लोग नाम भी नहीं जानते और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। स्कैनर का भी इस्तेमाल सभी लोग नहीं करते। माउस ये सही ऑप्शन है, क्योंकि माउस का सभी लोग बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी कंप्यूटर यूज करे उनमें माउस वो जरूर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए माउस जो सबसे कॉमन डिवाइस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है, यानी पैरेलल पोर्ट जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, वो किस में इस्तेमाल होता है। जो पैरेलल पोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटर्स को कनेक्ट करने में कंप्यूटर से किया जाता है। आजकल जो प्रिंटर्स हैं उनको USB से भी कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मुख्य काम है वो है प्रिंटर को कनेक्ट करना। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है मुद्रक या प्रिंटर, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर के साथ वो जो कैमरा लगा होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी भी प्रकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए कर पाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेबकैम बोलते हैं, है ना। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वेबकैम्स, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। वेबपिक्स नहीं बोलते, ब्राउजर कैम्स भी नहीं बोलते, ब्राउजर पिक्स भी नहीं बोलते। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वेबकैम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सपोज ये कर्सर है, सपोज यहाँ पे मेरा कर्सर है। अगर हम कर्सर को देखें तो कर्सर जो है वो इस प्रकार का होता है। अगर जो यहाँ पे कर्सर है और
इस साइड के यानी बाईं ओर हमें पता है इस साइड का कुछ भी हमें डिलीट करना है तो हमें बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल करना होता है, और अगर कर्सर के राइट साइड का कुछ हमें डिलीट करना है तो हमें डिलीट बटन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है कि बाईं ओर, और बाईं ओर जैसा कि मैंने बताया कि बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर बैक स्पेस हो जाएगा। डिलीट का काम क्या है, डिलीट का काम है दाईं ओर के चीजों को डिलीट करना, है ना, ना ही ये इंसर्ट का काम है, एस्केप का काम है, ना ही कंट्रोल का। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। जो डिलीट का ऑप्शन होता है टेक्स्ट को डिलीट करने का, या तो डिलीट कर सकता है या बैक स्पेस, और ये दोनों बाईं ओर दाईं ओर करते हैं। डिलीट जो है वो दाईं ओर करता है, बैक स्पेस बाईं ओर करता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया है होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको भी मदद मिले। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर को स्कैन करता है, कर सकता है। अगर हम कोई फोटो को स्कैनर में डाल दे तो स्कैन कर सकता है। टेक्स्ट को, बिल्कुल टेक्स्ट को भी स्कैन कर सकता है, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सपोज हम एक वर्ड में फाइल बना रहे हैं और उसको पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट करते हैं। पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट नहीं करते, सपोज सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, पीडीएफ के रूप में उसको हम सेव करते हैं। तो जो अगर वो आउटपुट है, कहीं ना कहीं आउटपुट हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, तो एक तरह का आउटपुट है जो हम प्रोसेस किए हैं, उसका वो रिजल्ट है। अगर ये आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी, तो जो इसका हार्ड कॉपी होगा वो क्या होगा? देखते हैं ऑप्शन में। भौतिक पुर्जा, ठीक है, भौतिक पुर्जा यानी कि फिजिकल कॉपी इसका, बिल्कुल ये हो सकता है। प्रिंटेड पुर्जा, ये भी हो सकता है। प्रिंटेड आउटपुट, आउटपुट को प्रिंट किया हुआ, ये हो सकता है। आउटपुट डिवाइस, ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन होता डी में कि इनमें से सभी, तो हम सभी को बोलते, लेकिन अगर हमें एकदम सटीक जवाब इसमें देना है तो हमारा सबसे सही जवाब हो जाएगा प्रिंटेड पुर्जा। जो भी डेटा है उसको हम क्या किए हैं, प्रिंट किए हैं। हार्ड कॉपी तभी बना जब हम उसको प्रिंट किए, तो प्रिंटेड पुर्जा ये ज़्यादा सटीक आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, यानी किसी प्रोडक्ट पे हम लोग देखते हैं कि एक पैटर्न में लाइंस ऐसे बने होते हैं बहुत सारे, इनको क्या कहा जाता है? इसको OMR कहा जाता है? नहीं। OMR किसको कहा जाता है? जो हम लोग आंसर शीट्स जो एग्जाम देते हैं, आंसर शीट्स में इस प्रकार का जो हमें दिखता है, इसको रीड करने वाले मशीन को OMR कहा जाता है, इसीलिए उस सीट को OMR सीट कहा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बारकोड्स, इसको बारकोड कहा जाता है। जो इस तरह के लाइंस होती हैं इनको बारकोड्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। OCR और स्कैनर भी इसका सही आंसर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि OMR जो होता है, यानी कि जो हम लोग एग्जाम देते हैं वो OMR सीट में देते हैं। OMR सीट में हम लोग आंसर लिखते हैं और उसको चेक करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होता है उसको OMR कहा जाता है, यानी ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। तो इसी वजह से जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है इसका सही आंसर OMR हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है, यानी मॉनिटर जो होता है, हम जो कंप्यूटर के लिए मॉनिटर यूज करते हैं उसकी गुणवत्ता कैसे जाने, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे उसको समझे, उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इनमें जो दिया हुआ है ऑप्शन पहला है डॉट पिच से। जो डॉट पिच होता है इससे हम लोग जान सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता क्या है। डॉट पिच क्या होता है? हमको पता है कि जो स्क्रीन होता है उसमें बहुत सारे डॉट्स होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग डॉट को पिक्सल बोलते हैं। इन डॉट्स के बीच का जो दूरी होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग डॉट पिच बोलते हैं। तो डॉट पिच से इसकी गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। दूसरा है रिजोल्यूशन से। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है किसी एक एरिया में नंबर ऑफ पिक्सेल्स को हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं HD है, 720 पिक्सल है या 1080 है, तो ये जो उसी एरिया की बात की जा रही है, नंबर ऑफ पिक्सेल्स की बात की जा रही है, तो रिजोल्यूशन से इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो डॉट पिच से भी कर सकते हैं, रिजोल्यूशन से भी कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट से, जो भी मॉनिटर होता है वो रिफ्रेश करता रहता है, उसकी स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश होती रहती है और उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में उसको हम लोग
मापते हैं तो जो रिफ्रेश रेट है इससे भी उसकी गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। यानी कि उपर्युक्त में से सभी जो भी ऊपर हमको दिखाई दे रहे हैं उनमें से सारे इसके सही आंसर होंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। यानी किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखना है, अगर कोई फाइल है मेरे पास उसका प्रॉपर्टी हमको देखना है तब हमको क्या करना होता है। तो यहाँ है ट्रैगिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉपिंग ऐसा कुछ नहीं है, राइट क्लिक, बिल्कुल ठीक। हम राइट क्लिक करते हैं और वहां पे एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का, हम उस पर क्लिक करते हैं तब जाके हम प्रॉपर्टीज देख पाते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक नहीं, राइट हमें पता है लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट होता है, राइट क्लिक से उसके ऑप्शंस आते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था जिसको हमने डिस्कस किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट क्लिक। आगे बढ़ते हैं। कर्सर मूवमेंट बटन में इन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम कुछ लिखते हैं और वहां पे जो कर्सर होता है उसको मूव करने के लिए, इधर उधर करने के लिए हम लोग एन बटन का यूज कहाँ करते हैं। तो हम सभी को पता है कि एन बटन का इस्तेमाल हम लोग उस सेंटेंस के लास्ट में या उस पेज के लास्ट में जाने के लिए करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन है। कार्यक्रम का अंत करने के लिए नहीं, कोई कार्यक्रम का अंत इससे नहीं होता है। कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा। कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। यानी कौन इनमें से जो है वो कंप्यूटर मेमोरी का कोई प्रकार नहीं है। सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है कंप्यूटर के अंदर, मैग्नेटिक मेमोरी भी होता है, सर्वर नहीं होता है। नेटवर्क में लगे हुए कंप्यूटरों में से एक कंप्यूटर है जो सर्वर की गिनती में आता है, लेकिन हम लोग उसको मेमोरी का प्रकार नहीं कह सकते। ऑप्टिकल मेमोरी भी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सर्वर। ये किसी प्रकार की मेमोरी का टाइप नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जब आप पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है। बोला अस्थायी यानी कि परमानेंट नहीं। अगर किसी डेटा को हम अपने कंप्यूटर में कहीं पे सेव करते हैं जहां पे वो परमानेंट सेव नहीं होता तो वो मेमोरी कौन सा है। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि हमें पता है ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल का क्या मतलब है। वोलाटाइल का मतलब है जिसका डेटा अपने आप खत्म हो जाता है, पावर कट होने के बाद अपने आप उसका डेटा खत्म हो जाए, तो उसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। और हमें पता है कि रैम जो होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है, यानी कि रैम में जो डेटा होगा वो कभी भी परमानेंट नहीं होगा। तो ये एक अस्थायी मेमोरी है, इसका ये आंसर हो सकता है। लेकिन आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं। रोम गलत हो जाएगा क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी ये भी परमानेंट है, इसमें जो भी डेटा हम लोग रखते हैं ये परमानेंट स्टोर होता है क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है। सीडी रोम ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता है और इसका भी डेटा परमानेंट होता है। सीपीयू किसी प्रकार का मेमोरी नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो जाएगा रैम, क्योंकि रैम का डेटा कभी भी अस्थायी नहीं होता। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। कंप्यूटर के अंदर रैम का क्या मतलब है। तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं। तो रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी गलत है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सही ऑप्शन है। आगे भी देख लेते हैं। रीड एंड मेमोराइज्ड गलत है, रिकॉल ऑल मेमोरी गलत है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, बिल्कुल सही, पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है क्योंकि उसमें चिप होता है, कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स लगे होते हैं, तब जाके वो डेटा को स्टोर कर पाता है। अगला है, कंप्यूटर में लिखने की युक्ति गलत है। हम लोग कंप्यूटर में पेन ड्राइव के थ्रू थोड़ी लिखते हैं। अगला है, चित्र बनाने की युक्ति, ये भी गलत है। कंप्यूटर में कभी भी पेन ड्राइव का इस्तेमाल चित्र बनाने के लिए नहीं होता। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। हमारा जो फाइनल आंसर है वो है ए, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। यानी अगर हम दो प्रोग्राम चला रहे हैं, उन दोनों प्रोग्राम के डेटा को, अगर फाइल को हम एक दूसरे से लिंक कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। यहाँ पे देखते हैं वो कहाँ लिखा हुआ है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। पहला नंबर पे जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज ये गलत है, डॉजी डेटा एक्सचेंज गलत है, डायग्मेटिक गलत है। इसका सही ऑप्शन है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, जो कि बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क
और रोम का रीड ओनली मेमोरी। अब देखते हैं कि कहाँ पे ये सही ऑप्शन हमको मिल रहा है। कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी ये गलत है, कोर डिस्क इसका कभी भी फुल फॉर्म नहीं होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क ये सही लग रहा है, रीड ओनली मेमोरी ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी गलत है, देखिए ये भी गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होता है। हम सभी पढ़े हैं कि जो सीपीयू होता है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, एएलयू, सीयू, एमयू, और एमयू को ही रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर कहाँ पे होता है? सीपीयू के अंदर, सीपीयू का एक मेन कंपोनेंट होता है वो। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, स्मृति में, मेमोरी में गलत है, सीपीयू में ये सही ऑप्शन है। जैसा कि अभी हम लोग देखें इनपुट आउटपुट यूनिट, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। यानी कि फाइल को सेव जब हम करते हैं और कंप्यूटर तब भी बंद करते हैं तो हमारा डेटा कंप्यूटर में परमानेंटली सेव रहता है। दूसरी बार में जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमें डेटा वैसे का वैसा ही मिलता है। ये कहाँ पे सेव रहता है? चलिए देखते हैं। बोला रैम में, नहीं, रैम में हम पहले बता चुके हैं कि रैम का डेटा कभी भी अस्थायी नहीं हो सकता, परमानेंट डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं होता है। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, यानी कि अगर हम आज उसमें डेटा को स्टोर किए हैं तो कल जाके हम उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक सही ऑप्शन इसका हो सकता है। आगे भी देखते हैं। मदरबोर्ड में ये गलत है, मदरबोर्ड में हम किसी प्रकार का कोई डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अगला है प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज में हम डेटा, एक तो हम खुद से डेटा नहीं डाल सकते, अगर हम डाल भी सकते हैं रैम में तो जो रैम है उसमें कभी भी डेटा परमानेंट नहीं होगा। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पे निर्भर करता है? तो 2 फैक्टर है इसमें। पहला तो है कि आपका मेमोरी का साइज, यानी सेकेंडरी मेमोरी का, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी जो बनता है वो सेकेंडरी मेमोरी में बनता है। और दूसरा एड्रेस लाइन पर, ठीक है, एड्रेस लाइन पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको एक्सपेंड कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। तो इसका जो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है वो निर्भर करता है एड्रेस लाइन पर। इसका जो मेन आंसर होगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए, एड्रेस लाइन। आगे बढ़ते हैं। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। यानी किसी स्टोरेज मीडियम में, सपोज मेमोरी है उसमें, या एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में मैक्सिमम हम जो डेटा स्टोर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसकी क्षमता है वो। अगर मेरे पास कोई पेन ड्राइव है जो 8 GB का है, मैक्सिमम हम 8 GB डेटा उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो उसका क्षमता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस है। मैग्नेटिक स्टोरेज गलत है, ऑप्टिकल स्टोरेज गलत है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज गलत है, स्टोरेज क्षमता ये सही ऑप्शन है कि जितना भी हम उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर कर सकते हैं वो उसकी क्षमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है उसे प्रयोक्ता परिवर्तित, चेंज या मिटा नहीं सकता कहलाता है। यानी वो मेमोरी जिसमें हम लोग डेटा को हम नहीं डालते, जब वो बन रहा होता है कंप्यूटर उसी वक्त उसमें डेटा को डाला जाता है, तो उस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? जबकि उसको हम बाद में ना तो चेंज कर सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। तो ये सीधा सा हमें पता है कि ये रोम के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसका जो डेटा होता है ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसमें डाला जाता है और बाद में हम ना ही इसको हम डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रोम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। केवल मेमोरी गलत है, केवल राइट गलत है, केवल रैम गलत है, नॉन चेंजेबल ये सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये बोला कि जो मेमोरी है वो क्या, मेमोरी में जब इस तरह का कोई प्रक्रिया होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो नॉन चेंजेबल, ये इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। जब इनमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डेटा का कंटेंट्स नष्ट, गुम नहीं होता। जब लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, तब भी अगर डेटा खत्म नहीं हो रहा, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होगा, है ना, या तो रोम होगा। चलिए देखते हैं। पहला है रोम, ये सही आंसर है। ईपी रोम, रोम का ही एक टाइप है, तो ये भी सही आंसर है। ईईपी रोम, ये भी सही आंसर है, क्योंकि ये भी रोम, ये दोनों जो है वो रोम का टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा जो मेमोरी है, कौन सा नीचे दिया गया मेमोरी है जो डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकता है। तो पहला बोला SDRAM, HD रैम। दूसरा बोला प्राथमिक मेमोरी। देखो रैम की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि रैम में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं किया जा सकता है, लंबे अवधि के लिए नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक के अंदर रैम और रोम आता है, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि प्राथमिक मेमोरी जो होता है यानी प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो लंबे समय के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए बना है, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी, और ये सही ऑप्शन है। सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जितने लंबे समय के लिए चाहे उतने लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो ये इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से ... के नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी ही सहायक मेमोरी होती है यानी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे बोला प्राइमरी स्टोरेज गलत है, सेकेंडरी स्टोरेज ये सही ऑप्शन है। सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? कौन सा एक ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल का मतलब जो रे वगैरह पे काम करे, तो इनमें से कौन है जो रे पे काम करता है? पहला बोला बबल मेमोरी, ये गलत है। फ्लॉपी डिस्क गलत है। सीडी रोम ये सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सीडी रोम होता है, अगर आप देखे होंगे इसका वर्किंग सही से आप जाने होंगे या देखे होंगे कभी भी, तो आपको पता होगा कि सीडी के नीचे एक लेंस लगा होता है और उसी के वजह से उसका कंटेंट हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है या उसके कंटेंट को हम देख पाते हैं। तो सीडी रोम जो होता है वो ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आता है और यही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखिए कोबोल जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका जो इस्तेमाल है वो बिजनेस वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गणित पहला है, व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में, ये सही ऑप्शन है जैसा कि मैं अभी बता ही रहा था। गणित में करने के लिए किया जा सकता है, कोबोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो बिजनेस होगा। बच्चों को सिखाने के लिए ये नहीं किया जाता। अगला है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है, तो इसका जो सबसे सटीक सबसे सही आंसर है वो व्यवसाय हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो मैं आपको बता दूं, तो जो फोर्ट्रेन है वो वैज्ञानिक भाषा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि फोर्ट्रेन जब 1957 में बना तो ये वैज्ञानिकों के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, इसको ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था ताकि वैज्ञानिक कैलकुलेशन इसमें किया जा पाए। इसी वजह से इसको फोर्ट्रेन को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। यानी कि इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के लिए कौन सा ऐसा भाषा है जो हम सीखें और ज़्यादा आसानी हो इनको सीखने में, तो वो भाषा है बेसिक, यानी जिसको शॉर्ट में बी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिक जो है अगर हम सीखें, इसको सबसे पहले बच्चों को भी सिखाया जाता है, तो जो बेसिक है अगर हम इसको सीखें तो बाकी की भाषाएं सीखना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट के लिए जो इस्तेमाल हुआ है भाषा, वो कौन सा भाषा है? वो जावा है। याद रखिएगा, इंटरनेट के लिए जो इस्तेमाल होने वाला भाषा है वो जावा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल है वर्ड, MS वर्ड है ना, और स्प्रेडशीट का उदाहरण है एक्सेल। ठीक है, तो ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं वो किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, गलत ऑप्शन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ये सही ऑप्शन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर जिसका हम लोग यूज करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो वो सारे को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, जो कंप्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है। ये सारा जो हम लोग लैंग्वेज का नाम देख रहे हैं ये सब किसके उदाहरण है? पहला बोला लो लेवल लैंग्वेज, ये गलत है। ये सारे लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, इनको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर के इन सब ये जो है वो कंप्यूटर के भी नाम नहीं है। सिस्टम प्रोग्राम के ये भी गलत है। हाई लेवल लैंग्वेज की ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज।
अगला क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज है, गलत है। हाई लेवल लैंग्वेज है, गलत है। लो लेवल लैंग्वेज है, ये सही ऑप्शन है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरणशः विवरण इसमें निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है? यानी कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं? इसमें कौन सी शब्दावली जो है इसमें जो लिखा हुआ है वो सही है? तो पहला है एल्गोरिदम। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि हम सभी जानते हैं एल्गोरिदम किसको बोला जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम के समाधान का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है उसको अपने शब्दों में लिखना, इसी को एल्गोरिदम कहा जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी समस्या के समाधान के लिए जो चरणशः विवरण है उसको क्या बोलते हैं? तो एल्गोरिदम है। दूसरा प्रोग्राम, ये गलत ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। हार्डवेयर, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, किस पर आधारित है? तो अमूर्त बीजगणित पर नहीं, बूलियन बीजगणित पर। जी हाँ, ये इस पे है आधारित। व्यू बीजगणित गलत है, टैकिंग ये गलत है। बूलियन क्या होता है? बुल क्या होता है? बूलियन क्या होता है? तो बूलियन का मतलब होता है, जो बूलियन होता है इसका मतलब होता है 0 एंड 1, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो जो इसी पे हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 पे काम करता है। उसका मशीनी भाषा का वही मतलब है 0 और 1। इसका मतलब है कि जो ये कंप्यूटर है वो बूलियन लैंग्वेज पे आधारित है, बूलियन भाषा पे आधारित है। यही यहाँ पे बूलियन बीजगणित लिखा हुआ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। यानी कि पीयर से पीयर, पहले समझते हैं पीयर टू पीयर क्या होता है। यानी कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो और इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है डेटा भेजने का, या और दूसरे के पास भी कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं डेटा भेजने का, यानी कि ये इसके पास डेटा भेजेगा और ये इसके पास, तो इसी को पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बोला गया कि पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर डॉट 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 के लिए, कहाँ के लिए है? पहला ऑप्शन है इंटरनेट के लिए। नहीं, इंटरनेट जो है बहुत सारे कंप्यूटरों का एक जाल है, तो यहाँ पे दो कंप्यूटर के बारे में कोई बात नहीं हो सकता। होम नेटवर्क ये हो सकता है क्योंकि घर में बहुत ज्यादा कंप्यूटर का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो हम दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, या दो मोबाइल फोन को आपस में कनेक्ट करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए, या लैपटॉप से मोबाइल फोन को कनेक्ट करते हैं, वो भी एक तरह का पीयर टू पीयर नेटवर्क है। आगे देखते हैं और क्या ऑप्शन है। नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज के साथ एक सर्वर की आवश्यकता होती है, गलत है क्योंकि हमको इसमें पीयर टू पीयर के लिए कोई सर्वर या क्लाइंट की जरूरत नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी गलत है। वाइड एरिया बहुत बड़े नेटवर्क की बात हो रही है तो उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा होम नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग हॉल नेटवर्क, यानी लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, किसको कहा जाता है लॉन्ग हॉल नेटवर्क? तो लॉन्ग हॉल नेटवर्क जो है वो वैन को कहा जाता है। वैन यानी वैन जो होता है वो सबसे बड़े नेटवर्कों में आता है, यानी दो देशों को, बड़े बड़े देशों को कनेक्ट करने का काम वैन का होता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसी को हम लोग लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वैन। जो लैन होता है मैन होता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, किसी एक कंपनी का जो नेटवर्क है, किसी एक बिल्डिंग का नेटवर्क, सिक्योरिटी कैमरा का नेटवर्क, उसी को हम लोग लैन बोलते हैं। जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि दो सिटी को आपस में जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है, जैसे केबल टीवी नेटवर्क हो गया, या एक सिटी के अंदर का नेटवर्क जो होता है उसको हम लोग मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर की टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? वीडियो तो नहीं होगा, ये गलत है। ये डिस्प्ले के लिए यूज होता है, मॉडेम, ये सही ऑप्शन है। मॉडेम का काम होता है, मॉडेम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, और ये क्या करता है कि एक नेटवर्क को दूसरे से जोड़ता है और आदान प्रदान डेटा का उसमें करता है, उसको हम लोग मॉडेम बोलते हैं। यूनिक्स ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीपीयू जो होता है ये हम सभी जानते हैं कंप्यूटर में लगा हुआ एक फिजिकल डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो मॉडेम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वाईमैक्स क्या होता है? जैसा वाईफाई होता है वैसे वाईमैक्स होता है।
यानी कि वाईफाई और वाईमैक्स जो है, वाईफाई क्या होता है कि छोटे रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो वाईमैक्स वो बड़े एरिया में वायरलेस इंटरनेट यूज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वाईमैक्स जो होता है बिल्कुल वाईफाई की तरह है, बस इसका इस्तेमाल हम बड़े एरिया में कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है मैक्स यानी मैक्सिमम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैव प्रौद्योगिकी, ये कोई बायोलॉजी का चीज है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अंतरिक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। मिसाइल, ये भी गलत है। संचार, ये सही होगा। कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर मुझे किसी ऐसे एरिया में नेटवर्क पहुंचाना हो जहां पे हमें कोई फिजिकल डिवाइस हम नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, वाईमैक्स का यूज करते हैं। जैसे पहाड़ी इलाके में या किसी ऐसे जगह पे, जंगली इलाके में हमें अगर सिग्नल भेजना है तो हम वाईमैक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाईफाई का रेंज उतना होता नहीं है, इसी वजह से वाईमैक्स इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वाईमैक्स का इस्तेमाल हम लोग कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, संचार के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जाल क्रमिक नेटवर्किंग करना, कंप्यूटर का जाल जो बनाना जो है वो क्या है, खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है। कंप्यूटर का जाल जो, यानी कि एक तरीके से कंप्यूटर का जाल हम किसको बोलते हैं, इंटरनेट, है ना। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर का जाल है, इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। तो जो इंटरनेट के बढ़ने से या बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जो कनेक्ट होते हैं उनसे क्या खतरा है या क्या उससे फायदा है, या इनमें से जो दिया हुआ वो क्या सही है इसके बारे में। तो पहला जो ऑप्शन है वह खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, ये सही ऑप्शन है। क्योंकि जो कंप्यूटर है, अगर हम बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हैकिंग की जो घटनाएं हैं आज हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रही है। अगर पहले कंप्यूटर ही नहीं होता तो हैकिंग कैसे होता, है ना। तो आज अगर कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं, इनका दायरा बढ़ रहा है, तो नई नई समस्याएं भी आ रही हैं, वायरस के अटैक्स होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो बना रहता है। दूसरा है कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है। बिल्कुल, कंप्यूटर की उपयोगिता ये बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। अभी हम देख पा रहे हैं ये जो मेरा वीडियो है ये आप तक पहुंच रहा है, ये इंटरनेट के माध्यम से ही जा पा रहा है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। अगला है सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक, सूचना को फैलने में बढ़ाता है, ये मदद करता है, ये बिल्कुल ठीक है, सही है। यानी कि इसका जो आंसर होगा ये सारा हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। यानी वह नेटवर्क, यानी कम्युनिकेशन का वह नेटवर्क जिसका वैश्विक स्तर पे उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको लैन तो हम लोग नहीं बोलते। लैन लोकल हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये हो सकता है क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है बाकी सब में। मैन सिटी के अंदर काम करता है, और वैन अगर देखा जाए वाइड एरिया नेटवर्क WAN होता है, तो ये सही होगा, ये वाला वैन गलत हो जाएगा, है ना। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, वैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा प्रेषण ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई यूनिट है। यानी जब हम डेटा को एक दूसरे में भेजते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, तो उसको मापने का जो यूनिट है वो क्या है, इकाई क्या है, मेगाहर्ट्ज। हर्ट्ज में तो नहीं मापा जाता है उसका स्पीड। समप्रतिक प्रति सेकंड गलत है। बीट प्रति सेकंड ये सही है। नैनो ये गलत है, अगर इस सेकंड भी हो तब भी ये गलत है। तो बीट प्रति सेकंड ये इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, बीट प्रति सेकंड, ये सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मोबाइल फोन में उपयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। यानी जो CDMA है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है, तो कंप्यूटर डेवलप्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एक गलत ऑप्शन। CDMA का जो फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो इसमें मैच करेगा वो इसका सही आंसर होगा। तो अगला है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये जो बी है ये इसका सही आंसर है, बाकी सारे गलत है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये भी गलत है। कोड डिवीजन मोबाइल एप्लीकेशन ये भी गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है। यानी कि टेलीफोन लाइन पे कंप्यूटरों को डेटा के आदान प्रदान का कौन सुविधा देता है, कुंजी पटल,
यानी कि कीबोर्ड ये तो नहीं हो सकता, सीपीयू भी नहीं होता, प्रिंटर भी नहीं होता, तो एक बचा मॉडेम और यही होता है, यही इसका सही आंसर है। इसका नाम ही मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, यानी कि डेटा को उस प्रकार से बनाना कि वो दूसरे नेटवर्क में जा पाए और फिर वापस उसको उसी फॉर्मेट में बदलना जिस फॉर्मेट में हमारा कंप्यूटर समझ पाए। तो जो मॉडेम है वो क्या करता है, नेटवर्कों में डेटा को शेयर करने का काम करता है टेलीफोन लाइन पे। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, यानी कि दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है वो क्या है, लिंक गलत है, सर्वर ये भी नहीं है, सर्वर का इस्तेमाल नहीं होता है, गेटवे हो सकता है, ब्रिज हो सकता है। दोनों में फर्क समझते हैं। गेटवे किसको बोलते हैं, गेटवे का काम होता है अलग अलग प्रकार के दो नेटवर्कों को जोड़ना जो कि इसे मैच भी कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। लेकिन ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज का मतलब होता है छोटे छोटे सब नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, है ना। तो दो बड़े नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम ब्रिज का नहीं होता, ये काम होता है गेटवे का। तो जो क्वेश्चन पूछा कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम, तो वो ब्रिज ही कर सकता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी जाल www के आविष्कार तथा प्रवर्तक हैं, यानी इनका जो आविष्कार है www का यानी वर्ल्ड वाइड वेब का, वो किन्होंने किया था। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। और इन्होंने कब किया था, 1989 में टिम बर्नर्स ली ने www का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर घटक नहीं है, कि इनमें से कौन एक कंप्यूटर घटक नहीं, कंप्यूटर का कोई चीज नहीं है। एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप, मॉडेम। एनालॉग कंप्यूटर का टाइप है, ये कंप्यूटर कोई पार्ट वगैरह कुछ नहीं है। बाइनरी कोड एक तरीके से देखा जाए कंप्यूटर में काम आने वाली चीज है, चिप भी काम आने वाली चीज है, मॉडेम भी एक तरह का डिवाइस है, लेकिन ये कंप्यूटर का टाइप है, ये कोई मशीन नहीं है ना। ये कंप्यूटर में लगने वाली कोई चीज नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 एनालॉग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं, यानी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो फर्स्ट जो पेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको होम पेज कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पेज नहीं, मेन पेज भी नहीं, होम पेज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि होम पेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था कि इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो इंटरनेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं। गूगल सर्च इंजन है, विश्वव्यापी है, सभी जानते हैं कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा ये भी एक सर्च इंजन हुआ करता था, जिसको बाद में याहू ने खरीद लिया, ठीक है। तो अब ये नहीं रहा, लेकिन ये एक सर्च इंजन था। साइंस डायरेक्ट ये भी एक सर्च इंजन है, जिसमें आप किताबें वगैरह ढूंढ सकते हैं साइंस वगैरह से रिलेटेड। ऑरकुट ये अब नहीं रहा, लेकिन ये सर्च इंजन भी नहीं था, ये एक तरह का सोशल मीडिया है। जैसे आज हम फेसबुक को देख पाते हैं, जैसे गूगल प्लस हुआ करता था, उसी प्रकार से ऑरकुट हुआ करता था, और ये गूगल का ही था, ठीक है, जिसको बंद कर दिया गया। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑरकुट हो जाएगा, क्योंकि ऑरकुट कोई एक सर्च इंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला वेब अस्तित्व में आया, वेब कहाँ पे अस्तित्व में आया, तो याद रखिएगा कि जो वेब है ये सबसे पहले तो सर्न में बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था, तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे इसको बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये तो नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो स्विट्जरलैंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बाकी के सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। तो आज के वीडियो में हमने 100 MCQs देखे हैं और सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो IBPS हो, SSC हो, रेलवे हो या कोई और एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करें, हम उस पर जरूर वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके उतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।